नमस्कार, मेरा नाम है शहजाद पूनावाला और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकतांत्रिक और बोल्ड बहस का शो राइट या रॉन्ग। और आपका स्वागत है क्योंकि इस शो में राइट या रॉन्ग का फैसला मैं नहीं करता, ये फैसला करते हैं आप, और उसका जरिया है ये मोबाइल फोन और आपकी ताकत है आपका वोट। स्क्रीन पर नीचे आपको दिख ही रहा होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट इनखबर.com पर वोटिंग लाइंस बस 30 सेकंड में खुलने जा रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का हैशटैग है, हमारा आज का हैशटैग है इंडिया मांगे एनआरसी। और हमारा आज का ऑनलाइन सवाल है कि क्या पूरे देश में लागू हो जाए एनआरसी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और आप शो के दौरान इंडिया मांगे एनआरसी पर आपके ट्वीट्स और कमेंट्स भेजिए, आपके वोट्स हमारे पास भेजिए, उसे दिखाया जाएगा लाइव शो के दौरान। और आज का मुद्दा क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ममता दीदी के बंगाल में थे और उन्होंने वहां पे एक बड़ा संदेश दिया है उन लोगों को जो एनआरसी के नाम पर लगातार झूठ की दुकान चला रहे हैं। किसी भी हिंदू शरणार्थी को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, पर अवैध घुसपैठियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें चुन चुन कर देश से बाहर किया जाएगा। यह बड़ा बयान अमित शाह ने दिया है और एनआरसी के इस झूठ पर अमित शाह के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग की बोलती हुई बंद, यही है आज का मुद्दा। और मेरी राय है कि मानव अधिकार का ढिंढोरा पीटने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के तो मानव अधिकारों पर रोना रोते रहते हैं, पर भारत के नागरिकों के अधिकार के बारे में क्यों नहीं बोलते। उनकी जमीन पर क्या अधिकार नहीं है, उनके संसाधनों पर अधिकार नहीं है। क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में घुसपैठियों को राष्ट्रीय दामाद बना दिया जाएगा और हमारे भारतीय नागरिकों को भुला दिया जाएगा। और अगर इतनी ही चिंता है विपक्ष को तो आइए और बताइए कि क्या आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर समर्थन करेंगे सरकार का। आज मेरी राय से लोग इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं ये हमें पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कौन है हमारे साथ आज मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी, स्वागत है राजीव जेटली जी आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते हैं आशुतोष मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, सीनियर पत्रकार है और अक्सर कांग्रेस पार्टी की लाइन का समर्थन भी करते हैं। और मेरे साथ ममता दीदी के बंगाल से टीएमसी का समर्थन करने के लिए अनिर्बान बैनर्जी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। और पहली लाइन और पहला मुद्दा यही है कि क्या अमित शाह के एनआरसी पर फैलाए जाने वाले झूठ पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग की बोलती हुई बंद। आशुतोष मिश्रा जी, बिना वक्त गवाए आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप लोग समर्थन करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का? हिंदू शरणार्थियों के साथ अन्याय ना हो, समर्थन कर दीजिए सरकार का, अमित शाह ने भी बोला है। देखिए, अन्याय किसी भी भारतीय के साथ नहीं होना चाहिए जी। और आपका जो शरणार्थी है सबको बराबर से देखा जाना चाहिए। जब आप एनआरसी की बात करते हैं तो एनआरसी तो 1951 से, अब वो मोदी जी की वायनाड मानसिकता जो है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर बार जब आप इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करते थे, जब आप सेंसस करते थे, सर घुमा फिरा के बाद में जो है आपको शायद आशुतोष जी, आशुतोष जी, हो सकता है मेरी बात आपको कन्विंसिंग ना लगी हो। गृह मंत्री अमित शाह की बात आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद मैं आपसे फिर से जवाब लेने की कोशिश करूंगा। इस शो पर बात डायरेक्ट होती है, डिप्लोमेटिक नहीं। अमित शाह की बात सुनिए, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। ममता दी कह रही है कि एनआरसी आते ही लाखों लाखों हिंदू शरणार्थी है, उनको बंगाल, पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। आज मैं सार्वजनिक रूप से बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं, आए हुए सारे शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन सभी शरणार्थी भाइयों को और विशेषकर हिंदू शरणार्थी भाइयों को आश्वस्त करने आया हूं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन
शरणार्थी जो यहां आए हैं उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर नहीं। अनिर्बान बैनर्जी, बार बार ममता दीदी और टीएमसी कह रहे थे कि बंगाली हिंदुओं को इस लिस्ट में डाला गया है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सुन लिया अमित शाह ने क्या कहा? गृह मंत्री ने कहा है कि हिंदू शरणार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, सिर्फ अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। आप साथ में हैं अमित शाह के, आप साथ में हैं सरकार के? जी बिल्कुल, मैं तो अमित शाह के एकदम साथ में ही हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये एनआरसी के इशू को लेकर ये अमित शाह तथा भाजपा कैसे ले डूबती है दोनों को। क्योंकि एनआरसी के बारे में जब भी इस पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी लीडर्स है अपने मुंह खोलते थे, अब देख लीजिए 1 महीने पहले भी बहुत कॉन्फिडेंस था उनमें कि 2 करोड़ लोगों को भगाएंगे, 3 करोड़ को भगाएंगे। अभी पिछले हफ्ते से वो बोल रहे थे कि हमने ऐसे कभी अनिर्बान, घुमा फिरा के बात नहीं। राजीव जेटली, मैंने सीधा सवाल पूछा है इनसे, आप लोग शरणार्थियों के लिए रोना रो रहे थे, क्या आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन करेंगे उनको नागरिक बनाने के लिए? राजीव जेटली, सीधा सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात है कि हमें अपनी लाइन, अपनी विचारधारा, अपनी पॉलिटिकल चाहिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि हाँ, हम जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके समर्थक हैं या नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसे ये क्लियर करना चाहिए कि हमारे भारतवासियों के संसाधनों के ऊपर उन सबका अधिकार है जो इस देश के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से रह रहे हैं। ममता दीदी इस बात को भी क्लियर कर दें, क्या वो बंगालियों के साथ अन्याय करना चाहती हैं? क्या वो बंगालियों के साथ अन्याय करना चाहती हैं? बंगालियों के संसाधनों को उन लोगों को देना चाहते हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पर इलीगल रूप से रह रहे हैं? ये बात बहुत क्लियर है। बंगाली जानना चाहता है, वेस्ट बंगाल का आदमी जानना चाहता है कि ममता दीदी आप चाहती क्या है? क्या हम इस प्रदेश के नागरिक हैं या आपका केवल एजेंडा अपना वोट बैंक की राजनीति करना है? क्या हम लोगों के वोट की कोई अहमियत नहीं है? क्या हम लोगों के संसाधनों की कोई अहमियत नहीं है? आपके राजनीतिक सर्वाइवल के लिए हम अपने सेक्रीफाई क्यों करें, अपना बलिदान क्यों दें? एक वेस्ट बंगाल का मूल नागरिक अपना बलिदान क्यों दे, बताइए? हम यही तो कह रहे हैं। अमित जी शाह ने यही बात तो रखी कि अवैध रूप से जो यहाँ रह रहे हैं, जो हमारे कानूनी दायरे में नहीं है, दिक्कत क्या है? अधिकार नहीं है। अब इसके ऊपर भी अगर वो मेरे साथ सुनील चोपड़ा, इससे गिरा बस्तर किसी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिर्बान, सवाल सुन लीजिए। अनिर्बान, सवाल सुनिए। मेरे साथ सुनील चोपड़ा भी जुड़ गए हैं, वामपंथी नेता है, बड़े नेता है, सीनियर नेता है। पर मैं अनिर्बान, सीधा सवाल है ना, आप कल तक कह रहे थे कि बंगाली हिंदुओं को गलत तरीके से लिस्ट में डाला गया है। अब अमित शाह अश्योरेंस दे रहे हैं कि किसी भी हिंदू के साथ जो शरणार्थी है उसके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने गिनवाया कि जो रेफ्यूजी बनकर आया है परसिक्यूशन के चलते, रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते, उसको सिटीजनशिप मिलेगी। आप समर्थन कीजिए ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। दोनों बात क्यों कर रहे हैं आप? एकदम हम वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की समर्थन करते हैं, जहां अगर प्रमाण देना है तो सबको देना है, सिर्फ बांग्ला भाषियों को नहीं। जो भी बंगाली असम में थे, पहली जो लिस्ट था 40 लाख में 38 लाख बंगाली थे, और जो फाइनल लिस्ट निकला उसमें से 19 लाख में 17 लाख बंगाली है, और उन 17 लाख में 12 लाख हिंदू बंगाली है। और जो 70 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं असम में, आप उन अवैधियों को भी कह रहे हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पर आकर रह रहे हैं, उन अवैध लोगों को भी बंगाली बता रहे हैं क्या? फिर तो पूरे बंगाल, वेस्ट बंगाल, पूरे बांग्लादेश को यहाँ लाके रख दीजिए, बंगाली नाम दे दीजिए उन्हें। सुनील चोपड़ा जी, पश्चिम बंगाल में नहीं, सुनील चोपड़ा जी, ये बात जरा पूरी करने ठीक है। सुनील चोपड़ा, अब तो सारी डाउट क्लियर हो चुकी है, सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अमित शाह ने कहा है कि जो भी लोग रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते शरणार्थी बनकर इस देश में आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, उनको एनआरसी के द्वारा बाहर नहीं किया जाएगा, सिर्फ अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। शरणार्थी, जैन शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी की बात करते हैं, मुसलमान शरणार्थी भी हैं। मुसलमान शरणार्थी, एक सेकंड, सुनील चोपड़ा 1 सेकंड, एक सेकंड, मुसलमानों सुनील चोपड़ा, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। स्क्रीन पर सुनील चोपड़ा को लाइए, एक मिनट। सुनील चोपड़ा, आपसे सवाल है, आप बौद्धिक इंसान हैं। हमारे देश के आसपास जो देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो मुस्लिम डोमिनेटेड है।
वहां से किसी को मुसलमान होने के लिए परसिक्यूट नहीं किया जाएगा। हाँ, वहां पे क्रिश्चियन को किया जाएगा, सिख को किया जाएगा, ईसाई को किया, जैन को किया जाएगा, हिंदू को किया जाएगा और उनको नागरिकता मिल रही है। अगर वो शरणार्थी बने हैं तो उनको नागरिकता मिल रही है। पर आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है आपका? मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं सबके साथ मुसलमान को भी होना चाहिए। बांग्लादेश से कोई मुस्लिम होने के लिए परसिक्यूट होता है। अफगानिस्तान में कोई मुसलमान होने के लिए परसिक्यूट होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनका पूरा परिवार मारा गया था, पूरा परिवार। चलिए, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हैं कि नहीं करेंगे? आप बंगाली हिंदूज जिनका नाम आ गया है एनआरसी में, उनके अधिकारों के लिए आप समर्थन करेंगे इस बिल का? सांप्रदायिक बिल बनाना चाह रहे हैं। मैं हर सांप्रदायिक इंसान के खिलाफ हूं। वो हिंदुस्तान का राजीव जेटली, इनको यहाँ पे भी सांप्रदायिक राजनीति दिखाई दे रही है। क्या आप कम्युनलाइज कर रहे हैं पूरे इशू को? चोपड़ा साहब, आप पाकिस्तान के नागरिक नहीं हो सकते। पाकिस्तान के नागरिक नहीं हो सकते, उठा के बाहर फेंक देंगे आपको वहां से। आपको रहने का अधिकार नहीं है वहां। आप बांग्लादेश में नहीं रह सकते जाके। आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग अवैध रूप से आके रहना शुरू कर दें केवल इस बात के लिए क्योंकि आप लोग मुसलमान का नाम दे दिया? तो किसी चिड़िया आप हमारे मुसलमानों के साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। आप उनके अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं, उनके संसाधनों का भी बंटारा कर रहे हैं। दिल्ली क्या लोग कैसे राजनीति करते हैं? दिल्ली हिंदी राजनीति करते हैं इसके लिए इस देश को टुकड़े करने पड़े, उसी के भी आगे बसाने पड़े। दिल्ली की चिड़िया वोट मिल जाए इसलिए करेंगे ऐसी राजनीति? आशुतोष मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा, तो आपने किए हैं। आशुतोष मिश्रा के पास जाना चाहता हूं। टुकड़े तो आपने किए हैं जम्मू। आशुतोष मिश्रा जी को स्क्रीन पे लाइए। आशुतोष मिश्रा जी और राजीव जेटली, मैं आशुतोष मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। चिदम्बरम जी का बयान सुनाना चाहता हूं आपको। 11 जनवरी 2009 में ये पी चिदम्बरम बोल रहे हैं, अवैध बांग्लादेशियों का इस देश में कोई लेना देना नहीं है। उनकी भाषा और अमित शाह की भाषा हूबहू एक है। सत्ता में आप लोग एक भाषा और विपक्ष में दूसरी भाषा क्यों बोलते हैं? जब सत्ता में थे तो यही भाषा जो अमित शाह कह रहे हैं कि चुन चुनकर बाहर करेंगे, यही भाषा चिदम्बरम बोल रहे थे। आज क्या बदल गया? वोट बैंक। शहजाद, आप जानते हैं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं जी। फिर भी यहाँ पे चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस, यहाँ पे देखिए सारा खेल क्या है। अदनान सामी को तो आपने दे दिया जो है सिटीजनशिप, और खालिस्तानी टेररिस्ट जिसने जो है बेन सिंह की हत्या करी, उसको आपने फांसी की जगह जीवन भर जेल का जो है सजा कर दी, कम्यूट कर दिया उसका लाइफ सेंटेंस। तो जो देशद्रोही है, जो भारत द्रोही है, वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो। यहाँ पे ये बहुत राजीव जेटली, क्या आपने देश के मुसलमानों को देशद्रोही कहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस इश्यू पे हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है। राजीव जेटली, क्या आपने देश में रहने वाले मुसलमानों को कुछ कहा है क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा शहजाद भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप इनसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, जवाब क्या दे रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी सरल भाषा में पूछ रहे हैं, क्या अवैध रूप से जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको रहने का अधिकार है? बोले हाँ है या नहीं है, एक बात तो बोले। ये बार बार मुसलमान शब्द घुसा के क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? इनको लगता है कोई सिक्योरिटी ले लेंगे मुसलमानों की, अगर हम बाहर से लेके जाएंगे कोई सिक्योरिटी भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो समझिए आप, चाहे वो जो है भाजपा का बाद में सदस्य भी ना बन गया हो, चलिए पाया जाए कि आशुतोष जी आप कहीं और मुद्दे को ले जा रहे हैं, आप मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं, पर मुझे आगे बढ़ना होगा मेरी चर्चा में, मुझे अपनी चर्चा में आगे बढ़ना होगा, मुझे अपनी चर्चा में आगे बढ़ना होगा। देखिए टीएमसी ने शुरुआत में और आशुतोष मिश्रा ने भी और लेफ्ट ने भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में कहा था कि एनआरसी है, ठीक है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब असम के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू होनी चाहिए? और हमारा सवाल भी, ऑनलाइन सवाल भी यही था कि क्या पूरे देश में एनआरसी लागू हो। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक, तेलंगाना, हर जगह से आवाजें उठ रही है, एनआरसी को लागू करने की बात चल रही है, लगातार बात चल रही है। तो सुनील चोपड़ा जी, आशुतोष जी और अनिर्बान जी, दिल्ली से भी ये आवाज निकली है, क्या अब वक्त आ चुका है कि एनआरसी पूरे देश में लागू हो? इंडिया मांगे एनआरसी, आप भी समर्थन करते हैं?
सुनीत चोपड़ा। हमारा ये कहना है ऐसे सुनीत चोपड़ा, सुनीत चोपड़ा। बेकार है। हिंदुस्तान के गरीबों के पास कागजात नहीं है। असम के लोगों को एनआरसी में शामिल किया गया है जब वो असमीज हैं। मौका दिया गया उन्हें, गुमराह मत करिए। जब जानकारी ना हो तो मत बोलिए। मौका दिया गया उनको, बहुत सबूत है। अनिर्बान बैनर्जी, हर मौका, हर मंच दिया गया। अनिर्बान बैनर्जी दिया गया अगर किसी के पास इसीलिए सरकार वकील की उपलब्ध कराएगी। ये जानकारी बेकार की बातें मत किया करिए। मोदी का डिग्री का पेपर तो दिखाओ भैया। अनिर्बान बैनर्जी, अनिर्बान बैनर्जी, अनिर्बान और सुनीत चोपड़ा, अनिर्बान और सुनीत चोपड़ा, अनिर्बान जी, सुनीत चोपड़ा जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरी एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, ये पूरी एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई और इस एक्सरसाइज में पहले 40, सुनिए मेरी बात सुनिए, अनिर्बान, आपने कही ये, और ये एक्सरसाइज जीत निकली। देना चाहता अब हूं। पूरे देश में लागू हो ना, बंगाल में लागू हो जाए अनिर्बान, बंगाल में एनआरसी लागू करने का वक्त आ चुका है। जब ठीक है, अरे असम में जी, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो रहा था तो राजनाथ सिंह असम में जाकर जितने भी हिंदी भाषी थे उनको कहा कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। ये सर्वानंद सोनोवाल को वो कह के हो रहा था का क्या मतलब है सर? हो रहा था का क्या मतलब है? आपको डाउट है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हुआ है? मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पढ़ा के सुना दूं। राजीव जेटली, इनको भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं मानते तो क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता क्या? राजनाथ सिंह राजीव जेटली क्या बंगाल में और पूरे देश में वक्त हो चुका है एनआरसी लागू करने का? बोले, छोटा बोले। चलिए सुनिए, अनिर्बान सुनिए जी, राजीव जेटली। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ये कितनी भी देर बोले, मैं तो एक ही आग्रह कर रहा हूँ इनसे, मैं तो एक ही आग्रह कर रहा हूँ। बार बार मैंने चार बार मैंने एक ही प्रश्न उठाया और चारों बार ये प्रश्न को इधर से उधर घुमा रहे हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको अपना स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए ना। मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, क्या अवैध रूप से जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं उनको रहने का अधिकार है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है। राजीव, सवाल आपसे है, राजीव जेटली, आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजीव जेटली तस्वीरें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह से और भाजपा शासित प्रदेशों से ये आवाज उठ रही है। दिल्ली से भी आवाज उठी है, मनोज तिवारी ने आवाज उठाई थी कि यहां पर भी एनआरसी लागू होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगला प्लान क्या है असम के बाद? बीजेपी आवाज उठा रही है। दिल्ली में भी केजरीवाल साहब ने कह दिया, अगर एनआरसी लागू करोगे तो हम पूर्वांचलों को उठा के बाहर फेंक देंगे, हम उत्तर प्रदेश, बिहार से आने वालों को रहने नहीं देंगे। केजरीवाल साहब तो उसके ऊपर भी अड़ गए हैं जी। अब बताइए, केजरीवाल साहब भी इसी बात आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आशुतोष मैं आपके पास आना चाहता हूं, पर मैं उससे पहले देखिए, देश का सबसे लोकतांत्रिक शो है, यहां पर हम लाइव दिखाते हैं जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी वोटिंग है। अनिर्बान सुन लीजिए, हम यहाँ पे सिर्फ ममता दीदी की बात नहीं करते, हम यहाँ पे देश के आम नागरिक की और भारत के नागरिक की, रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशियों की नहीं, भारत के नागरिक क्या कह रहे हैं? भारत के नागरिक कह रहे हैं 51%, सुनिए 51%, सुन लीजिए, 51% कह रहे हैं कि पूरे देश में, आशुतोष जी, पूरे देश में एनआरसी लागू हो, 51%। अब देखिए, अब क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के चक्कर में है? देश की आवाज सुनिए ना। और 49% लगभग उतना ही है सर, 49%। सर ये शो की शुरुआत है, वक्त तो थोड़ा गुजरने दीजिए। आप अपने पॉइंट्स करेंगे तो हो सकता है आप भी आगे निकल जाए, पर इतना जल्दी कोई जजमेंट मत सुनाइए, शो के अंत तक रुकिए। पर आशुतोष जी, पूरे देश में लागू हो जाए एनआरसी अब की वोटिंग के हिसाब से? मेरी आवाज इको कर रही है। अगर आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें तो जितने स्टेट हैं जो एनआरसी को इस समय जिस रूप में अमित शाह लाना चाहते हैं, वो जो है सपोर्ट करने वाले सब भाजपा के लोग हैं, जो अपनी अक्षमता, वो ठीक से जो है गवर्नेंस नहीं कर पाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उसको छुपाने के लिए भाजपा किस रूप में चाहते हैं? कंडा है हिंदू, आप बताइए किस रूप में चाहते हैं? वही कर रहे हैं। सिटीजनशिप बिल जो राजीव है, जेटली, अपनी असक्षमता को छिपाने के लिए आप एनआरसी ला रहे हैं। साथियों ने मुझे तो लगा राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता थी आपको। ये बहुत सिंपल जो है इनका हथकंडा है।
नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एनआरसी के ऊपर चर्चा कब शुरू हुई? ये क्या हमारी सरकार थी? आंसू बहाते हैं। तब कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? ये साइन किसने किया था? आतंकी ये हमला साइन हो किसने गया किया था? कांग्रेस ने और किया था। आज तक पार्लियामेंट में किसने जिम्मेदार है कि हम अवैध रूप से रहने वालों को आशुतोष बाहर मिश्रा, निकालेंगे? आशुतोष मिश्रा, किसकी ऑब्जर्वेशन है? सुनील चोपड़ा जी। आशुतोष मिश्रा, सुनील चोपड़ा जी स्क्रीन पर। बार-बार एनआरसी के साथ मुस्लिम शब्द आशुतोष जी, लगाते हैं। आशुतोष जी, मुसलमान शब्द क्यों लगा लेते हैं? हम आशुतोष बार-बार कह रहे हैं अवैध रूप से रहने वाले जो कानूनी दायरे में नहीं आते उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये क्यों चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे रहे, हमारा वोट बैंक बन के रहे, आशुतोष हमें जी। वोट देते रहे और हमारे संसाधनों को लेकर के चले जाए? मैं एक आशुतोष। बंगाली का अधिकार छीन लूं, मैं एक दिल्ली वाले का अधिकार छीन लूं, मैं उत्तर प्रदेश का अधिकार छीन लूं, यहाँ के नागरिकों का अधिकार छीन के कहीं और क्यों देना चाहते हैं ये? आशुतोष जी, भाजपा शासित प्रदेश इसलिए एनआरसी चाहते क्योंकि वो असक्षमता छिपाना चाहते। आप मुझे बता सकते कि राजीव गांधी भाजपा के प्रधानमंत्री थे? क्योंकि असम अकॉर्ड की आत्मा एनआरसी में है और एनआरसी का आइडिया सबसे पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको आगे किया था। तो क्या मनमोहन सिंह और राजीव गांधी भाजपा के प्रधानमंत्री थे और दोनों असक्षम थे? जी शहजाद, एनआरसी जो है 1951 से है और यहाँ पे जो है नीति और तो 1951 में भाजपा असक्षम थी इसलिए कांग्रेस ने लेकर आया था एनआरसी। के उस समय अगर आपको याद हो तो जो है देश का विभाजन हुआ था और पहली बार एनआरसी 51 में क्रिएट किया गया। तो ये एक प्रशासनिक प्रावधान था जिसको कि सर सच तो ये है, भाजपा की नीति गलत है, तो जिसको मैं ये कहता हूं है वायनाड कि कांग्रेस ने शुरुआत की पर उसमें वो हिम्मत नहीं थी इस काम को पूरा करने की और इस काम को आज पूरा मोदी सरकार कर रही है, अमित शाह कर रही है। उन्होंने तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, और मैं आपको बताऊंगा आगे शो में, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के स्वप्न को बताऊंगा आगे शो में, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के स्वप्न को पूरा करने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी में जो हिम्मत नहीं थी वो काम पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सुनील चोपड़ा जी, आप क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल देश की भलाई के लिए बनाई गई थी जी, ये तो आज देश को नुकसान तो आज पहुंचा आपका रही स्टैंड क्यों भाजपा। बदल गया? आज आपका स्टैंड क्यों बदल गया? मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये आइडिया जो था ये एनआरसी लागू करने का, देश में से घुसपैठियों को निकालने का, ये सबसे पहले सुनिए आशुतोष जी, आपको अच्छा लगेगा, आप कांग्रेस के समर्थक है, उनके प्रवक्ता नहीं है, पर आपको शायद ये पसंद आएगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये बीज बोए किसने? ये बीज दरअसल इंदिरा गांधी ने बोए थे 1971 में। सुनिए उन्होंने अवैध जो घुसपैठी है उनके बारे में क्या कहा था एक पुराने इंटरव्यू में, सुनिए और लौटते। One thing I must say that I am absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. चोपड़ा, इंदिरा गांधी भी सांप्रदायिक थी। आशुतोष मिश्रा, इंदिरा गांधी इनकॉम्पिटेंट थी, असक्षम थी, इसलिए वो चाहती थी कि अवैध जो घुसपैठी है उनको बाहर किया जाए। बात कह रही थी जब लोग अपने घर छोड़ के आ गए थे उसके बाद अधिकतर रेफ्यूजीज वापस चले गए हैं। अधिकतर रेफ्यूजीज वापस चले गए हैं, दिखा रहे हैं। चलिए तो जो बच गए हैं उनको यहाँ पे क्या चोपड़ा जी में जा रहा हूं, कार्यक्रम किया जाना चाहिए। चोपड़ा जी को सब चिट्ठी लिख के समय बना दे। चोपड़ा जी के साथ कोरेस्पोंडेंस करते हैं, वो टेलीग्राम भेजते रहते हैं। उनके पास जानकारी आ गई है कितने लोग चले गए हैं। राजीव जेटली के पास आंकड़ा कहां से सुप्रीम है? कोर्ट के पास वो जानकारी नहीं है, इन लोगों के पास आ चुकी है पहले। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। सुनील चोपड़ा जी, आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग बाहर चले गए हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं और ये आंकड़े बीजेपी के नहीं है, बीजेपी सरकार के नहीं है। 1 करोड़ घुसपैठी है, ये कह रहे थे इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता 1997 में पार्लियामेंट में कहा उन्होंने। 50 लाख बाहर से लोग हैं असम में, 1.5 करोड़ विदेशियों में से, ये कहा था श्री प्रकाश जायसवाल ने 2004 में। तो आपने जो आंकड़ा अभी इजाद किया कि बाकी तो चले गए हैं, कुछ लोग बाकी हैं, ये 50 लाख और 1 करोड़ का आंकड़ा है सर। आप उनको अपने घर में ले जाइए, अपने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में रखिए। और 19 लाख में 16 लाख हिंदू हैं सर, तो उनको तो नागरिकता दी जा रही है ना। 19 लाख उनको नागरिकता दी जा रही है। हिंदू हैं। आप हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? कहाँ दी जा रही है? क्यों? राजीव जेटली 4 लाख जो और है उनको भी दी जाए, 4 लाख और को भी दी जाए। राजीव जेटली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका प्रॉब्लम क्या है।
पहले कहते सांप्रदायिक है, फिर कहते कि हिंदू ज्यादा है इस लिस्ट में। अगर हिंदू है तो फिर भाजपा ने सांप्रदायिक कार्ड कैसे खेला? समझा सकते हैं मुझे राजीव जेटली? क्या आपका सांप्रदायिक कार्ड हिंदुओं के खिलाफ था? हिंदुओं को लेना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि हमने कहा आपका कानून इजराइल के कानून जैसा। इजराइल? आपका कानून इजराइल जैसे कानून। क्या चाहते हैं आप चोपड़ा जी और ये टीएमसी वाले क्या चाहते हैं ये बताइए? अब मैं बार बार ऐसा है शहजाद भाई, मैं बार बार इसलिए रुक जाता हूं एक ही प्रश्न पे। इनको बोलने दो, इन्हें बोलने दो। पूरा देश देखे, वेस्ट बंगाल से टीएमसी के नेता को बोलने दो कि हम इसकी खिलाफत करते हैं, ताकि वेस्ट बंगाल का मूक नागरिक तो देखे इस बात को, एक बंगाली, कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये किसकी दलाली कर रहे हैं, ये हमारी सेवा कर रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी बन के दूसरे देश से आए अवैध लोगों को यहाँ पर घुसपैठ करवा के हमारे संसाधनों का बंटवारा कर रहे हैं। ये सुनना चाहिए उस व्यक्ति को जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, इस देश का रहने वाला है। देखिए बिल्कुल साफ है, हमने कहा कि जो बांग्लादेश के साथ एरिया लगता है, हमने कहा रिव्यू करना चाहिए। कुछ लोग उसमें बाहर भी हो गए, कुछ लोग उसमें एंटर किए, हमने कहा रिव्यू करना चाहिए। जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ सटे हुए एरिया है वहां 20% रैंडमली 20% आंकलन होना चाहिए कि जो हमने सर्वे किया है वो सर्वे ठीक है कि नहीं है। इसी तरह का दूसरे इलाकों में 10% का सर्वे होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस देश का नागरिक हो, वो उस रजिस्टर में वो उसका रजिस्ट्रेशन ना हो पाया हो। कोई ऐसा भी हो सकता है जो नागरिक ना हो और उसमें एंटर हो गया हो। तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को रखा है। लेकिन हमारी इश्यू ये नहीं है, बिल्कुल इश्यू ये है राजीव जेटली, मुझे अगर इस देश की है मुझे इतना तो कम से कम क्लियर करना चाहिए। जी, मुझे राजीव जेटली, मुझे आगे बढ़ना होगा। अनिर्बान, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हो, पर मुझे अगले राउंड की ओर बढ़ना होगा क्योंकि विपक्ष बहुत ही नायाब तरीके से एनआरसी का एक और डर फैला रहा है। और वो कैसा डर फैला रहा है? वो कह रहा है एनआरसी का डर दिखाकर कि यूपी और बिहार के लोगों को निशाने पे लिया जाएगा। जी, मतलब बांग्लादेशियों से डिफ्लेक्ट करवा के यूपी और बिहार के लोगों पर निशाना है। और कैसे वो निशाना साध रहे हैं? जब केजरीवाल से पूछा गया कि क्या एनआरसी दिल्ली में लागू हो, तो उन्होंने बोला कि अगर एनआरसी लागू हो जाएगी तो सबसे पहले मनोज तिवारी, अब मनोज तिवारी कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं है, वो भारत के नागरिक है और इस पे किसी को सवाल निशान नहीं है, पर मनोज तिवारी को सबसे पहले दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। ये एक चुने हुए मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको उनकी बात सुनाना चाहता हूं। सुनिए उनकी बात को और मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे का रहस्य। सुनिए। घुसपैठ के जिम्मेदार एनआरसी लागू होना चाहिए सर। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया, सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। प्रवासी लोग जो उत्तरांचल से आए होंगे, हिमाचल से आए होंगे, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब से, उनको आप विदेशी समझते हो, दिल्ली से उनको भगाओगे। आप भी तो उन्हीं में से एक हो। तो अगर अरविंद केजरीवाल की ये नीयत है कि जो भी बाहर से प्रवासी आया उसको हम भगा देंगे दिल्ली से, तो मैं समझता हूं वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अनिर्बान बैनर्जी, अरविंद केजरीवाल की मानसिक स्थिति के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि उनको अवैध जो घुसपैठी है और भारत का ही एक नागरिक जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जो संवैधानिक अधिकार है, उन दोनों के बीच में फर्क समझ में नहीं आ रहा। या ये राजनीति ये है कि यूपी और बिहार के लोगों को डराओ, उनके खिलाफ इस तरीके से माहौल बनाओ कि एनआरसी उनके खिलाफ होगा और एनआरसी के ऊपर रोक लगाओ अपने प्रदेश में लागू होने से। ये आपका षड्यंत्र है। जी, केजरीवाल जी अपने स्टेट में क्या करेंगे ये उनकी बात है। वो बीजेपी को दो, सर वो आपको भी अवैध बोल देंगे। आप कल दिल्ली आएंगे तो वो आपको मनोज तिवारी की तरह बोलेंगे आप अवैध घुसपैठी हैं। मैं तो उनकी सोच ये है एनआरसी में। मैं तो मनोज तिवारी की तरह कोई दोगला आदमी हूं नहीं, कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो उनकी बात रहने दीजिए। नहीं, मनोज तिवारी भारतीय नागरिक है या नहीं है? आपको डाउट है उस पर क्या? मनोज तिवारी की नागरिकता पे आपको सवाल है क्या कोई? मैं यही प्रश्न पर आ रहा था, आप एकदम करेक्ट प्रश्न कर चुके हैं। अगर मनोज तिवारी हो, अरुण जेटली, राजीव जेटली हो या अनिर्बान बनर्जी हो, अगर प्रमाण देना है तो सबको देना है। यही सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अगर मातृभाषा बांग्ला हो तो आपको प्रमाण देना सर, पड़ेगा। आप सवाल समझ नहीं पा रहे या आप जानबूझ के सवाल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। राजीव जेटली, मुझे आप बताइए, राजीव जेटली, क्या अरविंद केजरीवाल इतने नासमझ है कि उनको अवैध घुसपैठी
और भारत में ही जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं उसमें फर्क नहीं पता। ये आपके अधिकार है, लेकिन अगर प्रमाण देना है तो आपको भी देना है, मुझे भी देना है, राजीव जेटली जी को। मैं पहली बात राजीव जेटली, क्या ये पूर्वांचली लोगों को डराने का एक तरीका है या? एक सेकंड अनिर्बान, आप जवाब तो दे नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा वो चुनौती दे रहे हैं। अगर आपने एनआरसी की बात करी तो मैं दिल्ली के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को नहीं रहने दूंगा। वो चुनौती दे रहे हैं इस बात की। वो चुनौती किसके लिए दे रहे हैं? कौन लोग हैं? क्या उन रोहिंग्या के लिए दे रहे हैं? अवैध बांग्लादेशियों के लिए दे रहे हैं? कि अगर मेरे अवैध बांग्लादेशियों या अवैध रूप से मेरे रोहिंग्या रह रहे हैं उनको निकालने की बात आई तो मैं सारे दिल्ली के अंदर से देशवासियों को निकालना शुरू कर दूंगा। अरे भाई, इस तरह की धमकी किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही प्रदेश में। और अरविंद केजरीवाल कौन सा दिल्ली से आते हैं? अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से नहीं आते हैं। आशुतोष जी, दिल्ली के अंदर नहीं रहेगा। अगर वहां पर अवैध रूप से रोहिंग्या निकाले जाएंगे तो पूरा दिल्ली खाली कर। आशुतोष जी जवाब दीजिए इसका। आशुतोष जी जवाब दीजिए। पहली बात, अनिर्बान मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिर्बान, चीखने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे आशुतोष मिश्रा के पास जान दीजिए। आशुतोष जी, दो सवाल है। दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं आते, तो जो पैमाना मनोज तिवारी पे लागू होता है उन पे भी लागू होता है। पर दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का दूसरा बयान क्या आया लगातार कि 500 रुपए का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज कराने बिहारी आ जाते। आप देखिए ये तरीका, देखिए बांग्लादेशियों के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने कभी। रोहिंग्या मुसलमान पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने टारगेट किया तो एनआरसी के जरिए एक पूर्वांचली सांसद को टारगेट किया जो पूर्वांचल से आते हैं, दिल्ली के सांसद है, और टारगेट किया तो बिहार और यूपी के जो कर्म करने वाले, जो दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोगों पे निशाना साधा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की बहुत सीधी सी मजबूरी है। वो पिछली बार तो जो है कांग्रेस का विरोध करके और जनता को बरगला के चीफ मिनिस्टर बन गए। अच्छा, अब मोदी जी की तरह ये इन्होंने भी वही हथकंडा खेला। अब मोदी जी को तो मिल गया पुलवामा के शहीद, उसके नाम पे वोट मांग लिया। अब केजरीवाल साहब अपनी गलतियां और कमियां कैसे छुपाएं, तो वही वो जो है बीजेपी वाला हथकंडा अपना रहे हैं कि तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे लोगों के बीच में जो है गलतफहमी पैदा करो। सुनीत चोपड़ा ये तो कह रहे हैं कि आपका महागठबंधन का पार्टनर, डिवाइड किसमें कर रहे हैं? सुनीत चोपड़ा महागठबंधन का आपका सबसे अजीम पार्टनर, सबसे प्यारा पार्टनर बीजेपी की राह पे चल रहा है। भाजपा की तरह बात कर रहे हैं जो कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले आशुतोष मिश्रा कह रहे हैं सुनीत चोपड़ा। टीएमसी भी वही बात कर रही है, चोपड़ा जी भी वही बात कर रहे हैं। क्या फर्क है आप सब लोगों में? आम आदमी के पास वैसे कागजात नहीं है। अभी तो आपके तो मंत्रियों के पास कागजात नहीं है कि वो पढ़े कहाँ हैं। आप लोगों का सर्वाइव। तो मेरा ये कहना है, इस तरह से आम आदमी को टॉर्चर करना बेहद गलत है। सुनीत चोपड़ा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा प्रोसेस अरे चोपड़ा जी को उठा के पहले बांग्लादेश छोड़ के आइए, उसके बाद बताएंगे कानून क्या होते हैं। सुनीत चोपड़ा जी, आप रह सकते हैं क्या बांग्लादेश जाके? अरे तो जाओ पाकिस्तान जाके, तुम्हें तो जहन्नम भेज देना चाहिए। अरे आप तुम्हारे जैसे लोगों को जहन्नम भेज देना चाहिए। सुनीत चोपड़ा शायद आप आज रिसर्च करके नहीं आए हैं। सुनीत चोपड़ा, देखिए आप बीजेपी को कुछ कहते तो समझ में आता है। बिल्कुल रिसर्च करके आया हूं। आप रिसर्च करके आए तो आपको पता होगा कि पहले लिस्ट में 40 लाख लोगों का नाम था, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल की, 19 लाख तक ये लिस्ट घट के हो गई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। अभी भी 120 दिन का वक्त दिया गया है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील है, सुप्रीम कोर्ट में अपील है। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं थे। इस बार असम में ये काम हुआ है। 19 लाख केवल असम में। देश में कितने होंगे इस बात का बताते हैं इन्होंने झूठ बोला। अधिकतर मुसलमान नहीं है, कांग्रेस की स्टेटमेंट है 1 करोड़ 20 लाख, और हमने एनालिसिस किया लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। चोपड़ा जी, किसका पैसा, किसका पानी, किसका खेत, किसका अनाज देंगे उनको? हमने 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनेंगे क्या? टीएमसी छीनेगी क्या अधिकार? इस देश के 2 करोड़ लोगों का आपके लिए उनके लिए भगवान हो सकती है, मेरे लिए नहीं। चलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। सुनीत चोपड़ा मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखिए एनआरसी जो मुद्दा है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और एनआरसी में भी अब हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों दिया जा रहा है? देश की सुरक्षा के मुद्दे को
हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या घुसपैठियों की गिनती पर भी अब वोट बैंक की राजनीति होगी? तो मैं सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या देश की सुरक्षा पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है? सुनीत चोपड़ा जी और आशुतोष मिश्रा, अनिर्बान बैनर्जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कहां से बन गया? यह हिंदुस्तानी वर्सेस गैर हिंदुस्तानी का मामला है। यह हिंदू मुस्लिम कहां से बन गया? और यह मैं नहीं कह रहा, सुनिए, ममता बनर्जी से लेकर बाकी के विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए कौन बना रहा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि इस इशू को हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए विपक्ष की प्रतिक्रिया। सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी वर्सेस गैर हिंदुस्तानी नहीं, हिंदू मुस्लिम पर अटकी रही, फिरती रही। सुनिए उनकी बातों को। I am Dalit. That's why I'll be isolated if it goes like this, goes on like this. Don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war? And BJP should learn a lesson. BJP should stop, asking for NRC throughout the country in terms of Hindus and Muslims. They should stop this because they should learn from what has happened in Assam. अनिर्बान बैनर्जी, इंडियन हिंदुस्तानी वर्सेस गैर हिंदुस्तानी को हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों बना रहे हो आप? आपको यहां पर भी वोट बैंक दिख रहा है। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान नाम का कोई देश नहीं है, हमारा देश का नाम है भारत। हिंदुस्तान नाम का देश नहीं है। एक मिनट नहीं है। ये सुनीत चोपड़ा जी की आवाज खराब हो गई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहा था। आप संविधान उठाओ, आप संविधान उठा के देखो, वहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान का नाम नहीं है। एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये भारतीय और गैर भारतीय का जो मुद्दा आप बता रहे हो, मैं उस पर उत्तर दूंगा। तो ये बीजेपी गैर भारतीयों को निशाना बनाना चाहता है, ये बोल रहा है, लेकिन हालांकि वो जो कर रहे हैं वो बांग्ला भाषी, जो बांग्ला बोलते हैं, बंगाली है, उनको निशाना साध रहे हैं पूरे उत्तर पूर्व में। असम में जितने भी आदमी अब तक मर चुके हैं, नहीं, वो बंगाली राजीव जेटली ये तो कह रहे हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान ही नहीं है, मतलब कि वो अब डेमोग्राफिकली भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, नाम भी बांग्लादेश रख देंगे। अगर बांग्लादेश में रहने वाले बंगाली के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने लोगों के अधिकार नहीं छीन रहे क्या? आप वेस्ट बंगाल के नागरिकों के साथ इनजस्टिस नहीं करी, नाइंसाफी नहीं करें क्या आप लोग? ये बताइए ना, 19 लाख तो केवल आसाम में भी निकले, पता नहीं कितने लाखों बंगाल के अंदर होंगे। बंगाल की नौकरी उनको देना चाहते हैं, बंगाल का अनाज उनको देना चाहते हैं, बंगाल का पानी उनको देना चाहते हैं। अरे भाई, जो मूल निवासी है उसकी भी सोच लीजिए, जो वेस्ट बंगाल के नागरिक है। आपने अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बंगालियों की बलि देने का कसम ना रखिए क्या? तमिलनाडु में जाकर बोलो कि आप जो श्रीलंका से आते हैं नहीं घुसने देंगे, आप नहीं बता सकते। पाकिस्तान से जो दिल्ली में आ रहे हैं उनको आप क्यों घुसने दे रहे हो? और अभी शहजाद ने कहा था कि दिल्ली में नहीं खड़े हो, एक ही बात पूछिए आपसे, क्या अवैध रूप से रहने वाले रहना चाहिए या नहीं रहने चाहिए? जवाब दीजिए। अवैध रूप से आशुतोष मिश्रा जी, जाना चाहिए या नहीं? आशुतोष मिश्रा, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? आशुतोष मिश्रा, खत्म कर दिया हमने। क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस का आपके अंदर है। आशुतोष मिश्रा, एक मिनट। आशुतोष मिश्रा, मुझे पहले तो आपका कंफ्यूजन क्या है वो क्लियर करवाइए। मेरे देश की जनता जो दर्शक है वो कंफ्यूज है। आप कहते हैं कि हिंदू बंगाली इसमें पकड़े गए एनआरसी की लिस्ट में, ये पहले राउंड में टीएमसी के समर्थक ने कहा। अब कहते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हथकंडा है बीजेपी का। आपका आरोप क्या है आशुतोष मिश्रा जी? क्या आप समझा सकते हैं? आपका आरोप है कि बीजेपी ने हिंदुओं को टारगेट किया, बंगाली हिंदुओं को, या आपका आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, या सच ये है कि देश की सुरक्षा में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? देखिए, जो आपने आखिरी सेंटेंस का वहां से शुरू करते हैं कि देश की सुरक्षा में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप अमित शाह का बयान देखें तो सारे घुसपैठिए सिवाय मुसलमान के उनको वो नागरिकता देना चाहते हैं। क्यों भाई? क्या उन्होंने ये साबित कर दिया कि जितने गैर मुसलमान हैं सब भारत के प्रति जो है उनकी
निष्ठा जो है पे सवाल नहीं उठाए जा सकते? ऐसा तो है नहीं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, जिनके हो सकता है भारत में पैदा हो लेकिन भारत विरोधी है। आशुतोष जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वायनाड मानसिकता है, वायनाड मानसिकता जो नीति और नियत में फर्क की वजह से सवाल उठती है। देखिए, मुझे अगले राउंड की ओर बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा और एक और इंपॉर्टेंट सवाल बचता है, और वो सवाल यही है कि घुसपैठियों के लिए देश में गृह युद्ध हो जाएगा ऐसी धमकी भी दे रहा है विपक्ष। ये ममता बनर्जी का बयान था कि अगर घुसपैठियों पे कोई भी कदम उठाया तो हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा। अब मेरा सवाल यही है इस मुद्दा, और ये मुद्दा भी यही है कि आप लोगों ने जब मुसलमान वोट बैंक खिसक रहा है या मुसलमान वोट बैंक पे हमला हो रहा है जो अवैध बांग्लादेशी है, तब तो आपने गृह युद्ध की धमकी दे दी। पर नहीं, सुनिए ना, सुनिए अनिर्बान जी, सुनिए, ये बयान है मेरे पास ममता बनर्जी का, मैं फैक्ट लेकर बैठता हूं, उन्होंने कहा था, सुनिए, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो अच्छा चलिए, आप मुझे बता दीजिए, अनिर्बान आप कहते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए था। नहीं, हम कहते, सुनिए ना सर, सुनिए, हम कहते हैं ये, मैं आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहता हूं। दिलचस्प तस्वीर है, सुनिए, दिलचस्प तस्वीर है, 2005 की तस्वीर है। अगस्त 2005 में बहुत ही गुस्सा और बहुत ही उत्तेजित हुई ममता बनर्जी सांसद थी, और सांसद होते हुए संसद में उन्होंने लेफ्ट के स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी पर इसलिए कागज उछाले थे क्योंकि उस समय लेफ्ट की सरकार का एक रुख था कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर जाना चाहिए, और उस समय ममता बनर्जी का रुख था कि देश से उनको बाहर जाना चाहिए। जो ममता बनर्जी उस समय कागज फेंक रही थी कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालो, आज 2005 से 2019 आते आते वो ममता बनर्जी वोट बैंक की इतनी बड़ी पुजारी बन गई कि आज वो चाहती है कि वो उनको राष्ट्रीय दामाद बनाया जाए। आपको वोटर कार्ड पता है ना, फोटो आईडी, फोटो वाले वोटर कार्ड को लेकर वोटिंग होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। आप एकदम मुद्दे पे आ जाइए कि फोटो रहना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन। सुनीत चोपड़ा, मुझे अनिर्बान, आप कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुनीत चोपड़ा, ये तो आपको ये बात याद होगी कि जिस ममता बनर्जी ने लेफ्ट के बहुत बड़े नेता सोमनाथ चैटर्जी पर पेपर फेंके थे, लेकिन ये आज वो ममता बनर्जी कह रही है गृह युद्ध हो जाएगा। ये पेपर फेंके थे, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू मुसलमान के सवाल पे नहीं कहा था कि वोटिंग को और ध्यान से करो। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, केंद्र का काम है। चलिए, ऐसा है कि वोट बैंक की भी मजबूरियां ऐसी होती है कि जो लोग एक समय पर विदेशियों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे पार्लियामेंट में, वो आज उन विदेशियों को अपने घर में बसाना चाहते हैं और उनको नागरिक बनाना चाहते हैं। बहरहाल, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि देश की जनता क्या सोचती है पूरे देश में एनआरसी लागू करने पर। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपको दिखाएंगे खबरें और इसके बाद वोटिंग। सबसे लोकतांत्रिक शो में भारत ने अपनी आवाज को वोट के जरिए नोट कराया है। 91% लोग ये मानते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। आशुतोष मिश्रा, त्वरित एक कमेंट दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का हाथ भारत के साथ या अवैध बांग्लादेशियों के साथ? जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या, सारे सच्चे भारतीय हमेशा भारत के साथ हैं और उन लोगों का विरोध करते रहेंगे कि जो सांप्रदायिक राजीव जेटली क्या भारत के साथ हैं? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के स्वप्न को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर साथ देगी या बांग्लादेश और रोहिंग्या के गांधी की जो आपने बात सुनाई थी, उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी धर्म, ठीक है आशुतोष जी, राजीव जेटली फाइनल कमेंट। राजीव जेटली फाइनल कमेंट। 1 घंटे की डिबेट में शहजाद भाई, आशुतोष जी 10 सेकंड राजीव जेटली को सुने जी। शहजाद भाई 1 घंटे की डिबेट में हमारा नहीं तो अपने नेताओं का सम्मान रख के ये बोल देते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर अवैध रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेशी या कोई भी रहे।
अरे अपने ही देश का, अपने ही नेताओं का सम्मान कर लेते, इंदिरा गांधी जी का कर लेते, राजीव गांधी जी का कर लेते जिन्होंने राजीव गांधी जी का कर लेते जिन्होंने असम गण परिषद के साथ ये समझौता किया था। आपने वो बात भी नहीं बोली। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब इन्हें पता है कि हमारे देश का वोट तो हमें मिलने वाला नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी, चलिए मेरा समय आज समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के लिए सही होगा कि वो वोट बैंक की राजनीति को 3 तलाक दे दे और देश के साथ राष्ट्र हित के मुद्दों पर खड़ी रहे। पर आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सुनील चोपड़ा जी आपका, राजीव जेटली जी आपका, अनिर्बान बैनर्जी और मेरे खास मित्र आशुतोष मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े। आप लोग पर कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम कल फिर मिलेंगे गांधी जयंती के अवसर पर एक और बड़ी बहस के साथ 4:50 को 4:50 पर राइट या रॉन्ग पर। और खबरों का सिलसिला अभी जारी है, तो इंडिया न्यूज देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।